जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्नपत्रों का कि इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। सन 2018 का जो पार्ट 3 पेपर हुआ था, मतलब तीसरा जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका सेकंड पेपर साक्ष्यों प्रक्रिया विधि का आज हम चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। यकीन मानिए, यूट्यूब पर मेंस के पर्पज़ से साल पेपर किसी भी व्यक्ति द्वारा अभी तक कोई अपलोड नहीं किया गया है वीडियो। और हमें खुशी होगी यदि कोई एक व्यक्ति भी लाभान्वित होता है मेरे इस वीडियो से, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। कहीं पारितोषिक नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेड नहीं है। आप इसके लिए ऑनलाइन कितने भी पैसों को खर्च कर लें, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ मुफ्त में मिल रहा है। सिर्फ आपको इतना करना है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है। हमारी बस इच्छा यही है कि अगर जो आप मेरी इस वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि होगा। विषय पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति और अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। तो एक तो धारा 313 पर क्वेश्चन है, दूसरा ये धारा 315 पे है। और दोनों क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनाए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पूर्व भी हमने चर्चा किया है, थोड़ा सा यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। धारा 313 ये कहता है कि जब कभी अभियुक्त को मतलब इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध जो साक्ष्य है में प्रकट होने वाली कोई परिस्थिति है या उसका स्वयं स्पष्टीकरण करे, तो इसके लिए न्यायालय उसको किसी भी प्रकरण पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो इसका स्पष्टीकरण करे। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि उसको चेतावनी दी जाए। लेकिन यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा हो चुकी है और अभियुक्त की साक्ष्यों का परीक्षा होना है, तो उसके पहले वो सामान्यतः क्वेश्चन करेगा, जो कि धारा 313 में होते हैं। इसके बाद एक और इसमें प्रोविजो कहा गया है कि अगर जो कोई ऐसा मामला है जो समन मामले में अभियुक्त है, जिसकी हाजिरी जो है मुक्त की गई है, मतलब उसकी हाजिरी को अभिमुक्त किया गया है, तो ऐसे मामलों में ज़रूरी नहीं है कि उसको परीक्षा किया जाए, उसको अभिमुक्ति दे सकता है। अब उसके बाद से इसका जो धारा 2 है ये कह रहा है कि जब भी परीक्षा किया जाएगा तो उसका कोई भी शपथ नहीं दिलाया जाएगा, मतलब विदा एफिडेविट का होगा। उपधारा 3 कह रहा है कि अगर जो कोई भी वो क्वेश्चन का आंसर देता है या देने से इनकार करता है तो उसको जो है ना तो मिथ्या उत्तर देने के लिए दंडनीय होगा, ना ही किसी अन्य बात के लिए उसको दंडित किया जाएगा। और उपधारा 4 कह रहा है कि जो उसका उत्तर दिया है तो उस उत्तर का वैल्यू ये होगा, एविडेंशियल वैल्यू, कि या तो अपने मामले में या किसी साथ में किसी अन्य मामले में किसी को निर्दोष साबित करने के लिए या उसी मामले में किसी व्यक्ति को दोषिता साबित करने के लिए, जैसे धारा 319 है, ऐसा कोई बात समाहित करते हुए कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। और वो धारा 5 कह रहा है इसका कि जो भी प्रश्न होगा उससे वो अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के जो अधिवक्ता होंगे उनके सामंजस्य को स्थापित करते हुए बनाया जाएगा क्वेश्चन। और इसमें उसका जवाब जो है लिखित रूप में अभियुक्त के अधिवक्ता चाहें तो दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। अब धारा 315 ये कह रहा है कि कोई भी अभियुक्त चाहे तो अपने किसी मामले में या किसी अन्य के मामले में स्वयं के रूप में साक्षी होगा। साक्षी तब तक नहीं उसको माना जाएगा जब तक वो स्वयं से अपने से संजात न हो, आवेदन न करे और एफिडेविट के साथ आएगा, मतलब विथ एफिडेविट वो इस बात का साक्षी होने के लिए तैयार होता है, तो उसको सक्षम साक्षी माना जाएगा। और इसके बाद कह रहा है इसका प्रोविजो कि वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जाएगा और न उसे उसके या उसकी उसी विचार में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही की जाएगी। मतलब अगर जो कोई एविडेंस नहीं देता है तो इसका मतलब उसके खिलाफ कोई उपधारणा नहीं दी जाएगी। एक सामान्य नियम है कि अगर जो चाहे तो साक्षी के रूप में वो आ सकता है। इसके बाद उपधारा 2 कह रहा है कि जो धारा 98 है, इसी CRPC की धारा 98, 107, 108 या 109 या 110
या जो अध्याय 9 के अधीन या अध्याय 10 के भाग ख, ग या घ में जो बातें कही गई हैं उसमें चाहे तो अभियुक्त अपने आप को साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है। पूर्व जी इसको कह रहा है कि अगर जो उपस्थित नहीं होता साक्षी के रूप में तो ये भी टीका टिप्पणी का विषय नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, बेयर प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अभियुक्त ए की निशानदेही पर विवेचना अभिकरण एक रक्त रंजित धारदार हथियार बरामद करता है। उपरोक्त हथियार को इस पर मौजूद रक्त के धब्बों के परीक्षण हेतु विवेचना अधिकरण द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा दी गई एक रिपोर्ट को विवेचना अभिकरण द्वारा अभिलेख में रखा जाता है और इस पर प्रदर्शन किए डाला जाता है। क्या ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है? उत्तर को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सुसंगत उपबंधों को संदर्भित करते हुए समर्थित कीजिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब चार्जशीट पेश की जाती है 173(2) के तहत तो उसमें डॉक्यूमेंट भी होते हैं, कोई हथियार वगैरह है वो भी बरामद होता है, वो भी उसको भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। और जब धारा 293 का उपधारा 1 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि कोई ऐसा है मामला जिसको सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के लिए रिपोर्ट के लिए भेजा गया है और उसने उस पर जांच करके विश्लेषणात्मक रिपोर्ट दिया है और सिग्नेचर करके मैंने भेज दिया है, तो वो उसको साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा और बिना किसी भेदभाव के प्रयोग किया जाएगा। तो जांच या विचारण में उसका यानी कार्रवाई में उसका साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर इसी से रिलेट करके है दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किया जाता है। आरोप से इनकार करने पर अभियुक्त उसके द्वारा यथापेक्षित विचारण के अधीन है। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी जेड कथन करता है कि अपराध कारित करने के दौरान आला अपराध बी नामक एक व्यक्ति द्वारा अभियुक्त ए को उपलब्ध कराया गया था। ऐसा करते हुए अभियुक्त ए को बी ने अपराध करने के लिए उकसाया। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले बी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विचारण न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त है? देखिए, ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आता है। इस पर एक लीडिंग केस है, हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का सन 2014 का मामला है। उसमें बताया गया है कि चीफ में भी यदि कोई बात आ जाती है जिससे साक्ष्य में प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति साथ में इसका भी विचारण करना चाहिए, साथ में दोषी प्रतीत होता है उस मामले में, तो उसका विचारण किया जा सकता है। और साक्ष्य का मतलब ये नहीं कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो तभी उसको साक्ष्य माना। इस धारा के तहत चीफ में भी कोई बात आ जाती है तभी उसको साक्ष्य के रूप में माना जाएगा जांच और विचारण के स्टेज पर। तो इस केस के को हवाला देते हुए इसमें कहा जाएगा कि धारा 319 के तहत ये पावर है न्यायालय को कि वो कभी भी कर सकता है। और ये जो धारा 193 है उसके अपवाद के रूप में भी एक सेशन न्यायालय इसका धारा का प्रयोग कर सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि बिना उसको कमिटल किए न्यायालय का जो है बिना मजिस्ट्रेट के कमिटल किए जो है किसी मामले का संज्ञान प्रारंभिक अधिकारिता के रूप में नहीं ले सकेगा। तो यहाँ उसको अपवाद के रूप में देखा जाता है कि वो ले सकता है। इस धारा 319 के तहत जो मामले हैं या धारा 199(2) के तहत जो मामले आते हैं तो उसके अग्रसरण में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने की नोटिस और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तारी करने के दौरान पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित उपबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, नोटिस से संबंधित दो तरह की बातें आती हैं। एक तो धारा 160 में दिया गया है जिसमें ये कहा जाता है कि जब अन्वेषण के दौरान किसी साक्षी को ज़रूरत पड़ता है कि उस अपराध से संबंधित कोई बयान दे तो उसको नोटिस दे करके बुलाया जाता है वारसादक अधिकारी द्वारा। लेकिन जो धारा 41(a) पढ़ेंगे तो उसमें भी नोटिस देने की बात कही गई है, लेकिन उसमें उन मामलों में नोटिस देने की बात कही गई जिसमें धारा 41 के 1(a)(b) में बताया गया है कि जिसमें गिरफ्तारी करना आवश्यक नहीं है। तो जिसमें गिरफ्तारी करना आवश्यक नहीं है तो उसमें उस अपराध से संबंधित बातों को लिए बाकायदा अभिलिखित किया जाता है, कारण अभिलिखित किया जाता है कि इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। और उन्हीं मामलों में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती है जो 7 साल तक के कारावास से दंडनीय मामले होते हैं। और उसमें बाकायदे पुलिस अधिकारी द्वारा ये लिखा जाता है कि हम क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जब इस बात का वो लिखित में
दर्ज कर लेता है कि हम क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं, तो धारा 41 कैपिटल ए की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बाकायदा उसमें नोटिस दिया जाता है कि वो थाने में आवे या जहाँ उसमें मेंशन किया गया जो स्थान वहाँ पे उपस्थित हो और सारे बातों का जवाब दे। उसी में उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि वो सही सही सभी बातों का जवाब दे रहा है तो अच्छी बात है, या उपधारा 3 में कहा गया कि बात को जवाब नहीं दे रहा है या डिनाई कर रहा है तो उसके खिलाफ फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन उपधारा 4 में एक बहुत बढ़िया बात कहा गया कि अब उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसको कोई आदेश का न जारी कर दिया गया। उसका जो लैंग्वेज है बेयर का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी समय नोटिस के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या स्वयं की पहचान कराने के लिए अनिच्छुक है, वहाँ पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाएं के अधीन नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। मतलब अब जब एक बार उसने कारण अभिलिखित कर दिया तो वो पुनः उसको उसी मामले में तब तक नहीं गिरफ्तार करेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उस मामले में कोई आदेश का न जारी किया जाए। अब इसके बाद से जो इसका 41 का बी है, कैपिटल बी, उसमें बताता है कि किस तरीके का प्रक्रिया अपनाया जाएगा जब गिरफ्तारी होगी। तो ये कह रहा है कि अपने नाम का सही दृश्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करने जिसे पहचान सहज हो सके, जो पुलिस अधिकारी है अपना बताएगा। ख इसका कह रहा है कि गिरफ्तारी का ऐसा ज्ञापन तैयार करेगा और कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो अथवा उस मोहल्ले जहां गिरफ्तारी की गई है के सम्मानीय सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। और इसका क्लास 2 बता रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जाएगी। और इसके बाद से सी कह रहा है इसका कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब तक ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया जाएगा, यह सूचित करेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के विषय में उसके द्वारा नामित नातेदार या मित्र को सूचित किए जाने का अधिकार है। साथ में धारा 50 भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बताया गया है कि उस व्यक्ति को अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से प्ली करने का भी अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि ये भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य में प्रतिकूल और दोषी ठहराने वाली परिस्थितियां मिलने पर कहता है कि जो भी कृत्य उसके द्वारा किया गया वह चित्त विकृति के कारण था और वह ऐसे कारित किए गए कृत्य की प्रकृति नहीं जानता था। अभिवचन किए गए अपवाद को सिद्ध करने का भार किस पर है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सुसंगत उपबंधों के साथ उत्तर को प्रदर्शित करिए। जब एविडेंस एक्ट का धारा 105 पढ़ते हैं, हमने एविडेंस एक्ट पे भी रिवीजन के पर्पज से वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और एक बार थोड़ा सा यहाँ भी चर्चा कर दे रहे हैं। खास बात ये है कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन तो लंबे लंबे हैं लेकिन आंसर इसके बहुत छोटे छोटे हैं, 4-4 लाइन 5-5 लाइन के आंसर हैं। तो जब धारा 105 पढ़ते हैं साक्ष्य अधिनियम का, उसमें बताया गया है कि चाहे भारतीय दंड संहिता में किसी अपवादों के अंतर्गत या किसी अन्य विधि में किसी प्रकार का अपवाद वर्णित है, कोई लाभ लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि वो उस तरीके का अपराध उसने नहीं किया है। तो इसमें भी वही होगा कि धारा 105 के तहत अभियुक्त पे ही इस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथा विहित विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार से संबंधित उपबंध को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए धारा 103 जो है वो पार्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया गया उसमें, और धारा 106 जो है उसमें स्पेशल शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जब आप हिंदी के मीडियम वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, दोनों में विशेषता या विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको कन्फ्यूज हो जाते हैं। जबकि जब इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो पार्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया गया धारा 103 में और स्पेशली शब्द का प्रयोग किया गया है धारा 106 में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो विशेषता मतलब स्पेशली जो प्रोविज़न है उसके बारे में। तो ये भी उसी व्यक्ति को साबित करना होगा जिसके ज्ञान में वो स्पेशल बातें हैं। और इसका एक इलस्ट्रेशन भी उसमें दिया गया है एक टिकट वाला कि एक व्यक्ति जो है बिना टिकट गिरफ्तार किया जाता है तो उसको साबित करना होगा कि वो उसके पास टिकट था। मतलब टिकट का होना एक ऐसा विशेष तथ्य है जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब अभियुक्त को ही पता होगा, दूसरे किसी को नहीं पता होगा। लेकिन ये उस ज़माने की बात है। ये टिकट वाला उदाहरण अब चूँकि रिलेवेंट समझ में आता है, अब तो ऑनलाइन जो है रिजर्वेशन होते हैं, बाकायदे डाटा इसमें फीड रहते हैं, तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन स्पेशली और भी कोई बातें हो सकती हैं, जैसे कि आप ध्यान देंगे किसी मामले में ऐसा है जहाँ की चारों तरफ से जो है एक ही रूम में कोई व्यक्ति बंद है
और 3 व्यक्ति हैं उसमें से, और उसकी हत्या हो जाती है, और जिसमें से ये बात साबित होता है कि 2 व्यक्ति उसमें शामिल नहीं थे, तो एक व्यक्ति को इस बात को साबित करना ही होगा कि वो व्यक्ति जो है निर्दोष है। तो ये एक प्रकार से स्पेशल कंडीशन होते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत यथाविहित विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है, संबंधित उपबंध की विवेचना कीजिए। देखिए धारा 112 निश्चायक सबूत की बात करता है, खासकर धर्मजत्व के मामले में, और ये कहता है कि जब किसी पुरुष और महिला के वैध विवाह कायम रहने के दौरान या उनके तलाक के पश्चात 280 दिनों के भीतर यदि कोई अपत्य पैदा होता है तो उस पुरुष का वो धर्मज पुत्र माना जाएगा, जो कि एक निश्चायक सबूत होगा। परंतु उसमें एक अपवाद भी है। पूर्वजों कहता है कि परंतु इस बात का खंडन किया जा सकता है कि जिस समय गर्भाधान हुआ उस समय ये दोनों की पहुंच परस्पर नहीं थी। अब इस विषय पे भी तमाम केसेज आए, जिसमें आपके जो है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले थे, उसमें डिनाई किया गया। उसके बाद भी कई केसेज आए, लेकिन जो लेटेस्ट केस आया वो था नंदलाल वासुदेव वैडविक बनाम लता नंदलाल वैडविक, सन 2014 का मामला है। उसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि जहां उपधारणा की बात है खंडन करने के लिए, तो यहाँ ये आवश्यकता आ जाती है कि आखिर वो कैसे साबित किया जाएगा। तो उसके लिए डीएनए टेस्ट के लिए एक प्रकार से अलाउ किया गया, और उसमें 2-3 बातें कही गई। जैसे कहा गया कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य हो सकती है, सत्य की विजय हो यह न्याय का प्रमुख तथ्य है, और डीएनए टेस्ट का आदेश मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर ही दिया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी है से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 में अधिनियम 1872 के उपबंध की विवेचना कीजिए। तो धारा 56, धारा 57 जो बातें कहती हैं, उसमें पहले तो 56 में ये कह रहा है कि ऐसे मामलों को साबित करने की जरूरत नहीं जिसमें न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करे, और किन मामलों में न्यायिक अपेक्षा करेगा उसमें धारा 57 में दिया गया है। तो धारा 57 में लगभग 13 बातें कही गई हैं, लेकिन अब वो कुछ बातें इरेलीवेंट हो गई हैं। फिर भी अपने यहाँ संसद द्वारा इस चीज़ को संशोधन नहीं किया जा रहा है, और ये अलग बात है कि विधि आयोग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ ही बातें इसमें रिलेवेंट हैं, खैर जो है उसको अच्छा सा देखना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि धारा 57 में कि न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा, अर्थात इन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। पहला है कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त समस्त विधियाँ। दूसरा है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या तत्पश्चात पारित किए जाने वाले सभी लोक अधिनियम तथा वे सभी स्थानीय और व्यक्तिगत अधिनियम जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अपेक्षा की जाए। तीसरा कह रहा है कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली। चौथा कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की, भारत की संविधान सभा की, संसद की तथा किसी प्रांत या राज्यों के तत्समय प्रवृत्त विधियों के अधीन स्थापित विधानमंडलों की कार्यवाहियों का अनुक्रम। पांचवा कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय संप्रभु का राज्यारोहण और राज्य हस्ताक्षर। छठवां कह रहा है कि वे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करते हैं भारत में के सब न्यायालयों की ओर से केंद्र सरकार या क्राउन प्रतिनिधि के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित न्यायालयों की मुद्राएं। नवाधिकरण और समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं, और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी अधिनियम या भारत में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। सातवां कह रहा है किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत और हस्ताक्षर यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में सूचित किया गया हो। आठवां कह रहा है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। नौवां कह रहा है कि समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र में सूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन। 10वां कह रहा है भारतीय सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। 11वां कह रहा है कि भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसान। 12वां कह रहा है कि न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों के तथा उनके उपपदियों और अधीनस्थ अधिकारियों और सहायकों के और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब अधिकारियों के भी
तथा सब अधिवक्ताओं, अटार्नियों, प्रॉक्टरों, वकीलों, प्लीडरों और उनके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम तथा भूमि का या समुद्र पर मार्ग का नियम। इस प्रकार से 13 जो उपधाराएं हैं इसमें बताया गया है कि न्यायालय में इन सब बातों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, न्यायालय अपने आप इसकी व्याख्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी पहले से अपेक्षा जो है उस तरीके का ठीक नहीं है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को यहीं विराम दूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के शेष क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। हमने जिन जिन धाराओं का चर्चा किया है मुझे विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आई होंगी। बेयर एक्ट आप लोग जरूर देखिएगा, जिन केस लॉ का मैंने वर्णन किया है उस केस लॉ को भी देख लीजिएगा। साथ में पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोगों का भला हो। मेरे इस वीडियो से मुझे आत्मसंतुष्टि होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।